Good morning, students. The topic on which we are going to discuss today is writing the objectives in behavioral terms. In the last class, we all have studied about the taxonomy of educational objectives and the revised Bloom's taxonomy. The statement of instructional objectives in terms of changes observed in the learner's behavior is known as specific objectives. यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के जो कथन होते हैं उन्हीं को विद्यार्थियों के व्यवहारगत परिवर्तन के रूप में देखना या उन्हें लिखना ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कहलाता है. Specific objectives are also known as performance objectives or instructional objectives in behavioral terms. चूंकि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को जब हम बनाते हैं तब हम विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हैं कि टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद वो किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाएगी या वो क्या परफॉर्म कर पाने में सक्षम होंगे. और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को जब हम व्यवहारगत तरीके से लिखते हैं, बिहेवियरल टर्म्स में लिखते हैं, इसीलिए इनको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स के रूप में भी जाना जाता है. ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किसी भी लर्नर की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंत में वो क्या कर पाने में सक्षम होगा, what the learner will be able to do at the end of the learning activity, हमें इसके बारे में बताते हैं. The learning outcomes indicated are observable and measurable in terms of performance of the learner or changes in his behavior. Specific objectives या instructional objectives in behavioral terms, इनका मीनिंग ही यही होता है कि ये ऑब्जर्वेबल होते हैं और मेजरेबल होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है. आमतौर पे जब हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं या एम्स, अगर हमारे एजुकेशनल कंडीशंस की हम अगर देखते हैं तो वो दूरस्थ होते हैं, डिस्टेंट होते हैं. उनको बहुत जल्दी या किसी एक कक्षा में या किसी एक टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के ज़रिए हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते. उन्हें प्राप्त करने में लंबा समय लगता है. लेकिन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स जो बनाए जाते हैं वो इस आधार पे बनाए जाते हैं कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी बच्चों के बिहेवियरल चेंज हम पता कर सकते हैं, हम मेजर भी कर सकते हैं उसको, यानी हम उसको एट द एंड इवेल्युएट कर सकते हैं. ज़रूरत क्यों है ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने की? जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था, ऑब्जेक्टिव्स को जब हम बनाते हैं तो दो तरीके के मुख्यतः हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या हमारा एम होता है जो कि दूरस्थ होता है, लार्ज स्केल पे होते हैं. जैसे स्टूडेंट्स में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, तो साइंटिफिक एटीट्यूड किसी एक क्लास में हमें किसी एक टॉपिक को पढ़ाने से ही डेवलप नहीं कर सकते हैं. ये एक ट्रेनिंग ऑफ माइंड होता है जो कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस के ज़रिए जब हम बच्चों को अलग अलग मेथड्स से अलग अलग सोच के ज़रिए समझने की उसको ट्रेनिंग देते हैं, साइंस को, विज्ञान को देखने की उसके अंदर एक समझ विकसित करते हैं एक डिफरेंट मेथड से. जब वो सीखता है तब धीरे धीरे उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है जो कि एक दूरस्थ एम है. लेकिन हमें अपनी कक्षा के अंत में विद्यार्थी क्या कर पाने में सक्षम होगा यह जानना है, तो हमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बिहेवियरल टर्म्स में लिखने होते हैं. तो इसकी नीड इसलिए होती है क्योंकि एक तो जब हमें ये पता होगा कि हमें कक्षा के अंदर होने वाली टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के खत्म होने के बाद विद्यार्थी क्या कर पाने में सक्षम होगा, अगर हमें ये पता होगा तो हम अपनी टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज़ को उसी आधार पे डिटरमाइन कर सकेंगे, डिलिमिट कर सकेंगे, अपने मेथड्स का चयन कर सकेंगे. हमारी टीचिंग और लर्निंग दोनों के बीच में जो एक संबंध होता है, तो इसके लिए हम एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस चुन सकेंगे कि हमें स्टूडेंट्स को कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करानी चाहिए जिससे कि वो व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके. एप्रोप्रिएट हम टीचिंग एड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे जिससे कि हमें ये पता हो कि इन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करने से विद्यार्थी के अंदर डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंज यानी जो हम उसके अंदर व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं वह ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे. उस आधार पे हम चयन करते हैं टीचिंग एड्स का. चूँकि हमने देखा है, जब हमने टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को देखा था तो हमने उसको स्टडी जब किया था तो हमने पाया था कि वो
टेक्सोनॉमी का कार्य ही इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमें एग्जामिनेशन को या पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उद्देश्यों पे आधारित बनाना था ताकि एक रूपता लाई जा सके। तो हम अपने अध्यापन के कार्य को और मूल्यांकन के कार्यों को भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड या उद्देश्य आधारित बना सकें, इसीलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखना ज़रूरी होता है। कई तरीके के अप्रोचेस हैं। अलग अलग समय में अलग अलग एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ने अपनी रिसर्च के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे अलग अलग अप्रोचेस दी थी ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने के लिए। उन्हीं में से कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के नाम यहाँ हैं, जैसे बेंजामिन ब्लूम, रॉबर्ट मेजर, रॉबर्ट मिलर, ग्रनलैंड, ड्रकर और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिसे आज हम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर के नाम से भी जानते हैं। ये कुछ प्रमुख कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं अलग अलग तरीके से बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने के लिए। इनको हम एक एक करके देखते हैं। इनिशियली अगर हम बात करें ड्रकर की, तो ड्रकर ने एम्फेसाइज किया कि ऑब्जेक्टिव्स हमेशा बिहेवियरल टर्म्स में लिखे जाने चाहिए। मैनेजमेंट की फील्ड में उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज किया और काम किया कि ऑब्जेक्टिव्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए या किस तरीके से बिहेवियरल टर्म्स में लिखा जाना चाहिए। ब्लूम ने यही काम एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए, चूंकि टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो पहले जो सेमिनार्स या जो एक तरीके से जो मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स में एग्जामिनेशन सिस्टम को ऑब्जेक्टिव बेस्ड बनाने के लिए ही कार्य किया गया था। तो ब्लूम का एम्फेसिस ये था कि पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम का मॉडिफिकेशन होना चाहिए और एग्जामिनेशन या ओवरऑल टीचिंग जितनी भी है, अध्यापन जितना भी है, वो ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड होना चाहिए रादर देन कंटेंट सेंटर्ड। यानी कंटेंट पे उतना ध्यान तो होना चाहिए, लेकिन कंटेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पे बेस्ड होना चाहिए ताकि एक रूपता लाई जा सके। और ये चीज़ तभी संभव है जब हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। अगर हम किसी पर्पस के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो उनको ऑब्जर्व करना और उनको मेजर करना दोनों ही ईजी हो जाता है। रॉबर्ट मेजर ने इसी अप्रोच को जो ब्लूम ने दी थी कि ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड एग्जामिनेशन सिस्टम या टीचिंग लर्निंग सिस्टम होना चाहिए, तो रॉबर्ट मेजर ने उन्हीं को स्पेसिफिक टर्म्स में लिखने के लिए एक्शन वर्ब्स को रिकमेंड किया। उन्होंने कहा कि बिहेवियरल चेंज को देखने के लिए हमें एक्शन वर्ब्स का यूज़ करना होगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए, जिनके आधार पे हम टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के एंड में ये इवैल्यूएट कर पाएंगे कि वो एक्शन वर्ब्स जो हमने सेट किए थे ऑब्जेक्टिव्स में, वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। रॉबर्ट मेजर से थोड़ा एक स्टेप आगे जाते हुए काम किया। रॉबर्ट मेजर ने चूंकि एक्शन वर्ब्स सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन के ही दिए थे, तो बाद में रॉबर्ट मिलर ने, हु वाज वर्किंग इन दी मिलिट्री साइंसेस, उन्होंने ट्रेनिंग को ध्यान में देते हुए साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड एक्शन वर्ब्स या एक तरीके से प्रोसेस दी कि उनको हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन कंडीशंस में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विच इज़ नाउ नोन एज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। इन्होंने ब्लूम्स की ही अप्रोच को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे कि आपको ध्यान होगा, बेंजामिन ब्लूम की कमेटी ने जब कॉग्निटिव डोमेन के टेक्सोनॉमी को दिया था तो उन्होंने 6 लेवल्स दिए थे: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। उन्हीं 6 लेवल्स को रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसी को उन्होंने चेंज किया थोड़ा सा उसको। ये चेंज इस तरीके से था कि पहले 3 जो लेवल्स थे वो तो सेम थे, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। इसके बाद के जो 3 लेवल्स थे, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, उसको रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन यानी RCEM ने क्रिएटिविटी नाम के कैटेगरी में डिवाइड किया। तो इस तरीके से RCEM की जो अप्रोच है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने के लिए 4 कैटेगरीज होती हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी। सबसे पहले अब हम मेजर्स की अप्रोच को देख लेते हैं बिहेवियरल टर्म्स में लिखने के लिए। रॉबर्ट मेजर ने 3 स्टेप्स बताई किसी भी
हमको जब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है तो उन्होंने 3 चीज़ों पे फोकस के लिए बताया। पहला कि टीचर को ये डिसाइड करना होगा कि स्टूडेंट का टर्मिनल बिहेवियर क्या होगा। टर्मिनल बिहेवियर यानी किस तरीके का व्यवहारगत परिवर्तन शिक्षक चाहता है विद्यार्थी के अंदर लाना। यानी लर्निंग एक्टिविटी के अंत में या टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंत में टर्मिनल बिहेवियर क्या होगा, टीचर को सबसे पहले ये डिसाइड करना है। दूसरा ये कि कंडीशंस क्या होंगी, यानी किन कंडीशंस के अंतर्गत वह टर्मिनल बिहेवियर आ जाएगा या आना चाहिए। तीसरी चीज है डिसीजन ऑफ द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए हर स्तर पे जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी लेवल हो, प्राइमरी लेवल हो, अपर प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन भी हो, जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तब हम उन्हें जब कंटेंट पढ़ाते हैं तो अंत में जो बिहेवियरल चेंज आता है उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक प्राइमरी के स्टूडेंट, एक सेकेंडरी के स्टूडेंट और एक हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट में डिफरेंट होगा। तो आमतौर पे रॉबर्ट मेजर ने जब बताया कि जब हम बनाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। ये एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई at least 5 constellations in the sky at night with the help of a star chart as a guide। इसमें हम देखते हैं जो एक्शन वर्ब है वो है टू आइडेंटिफाई, यानी ये टर्मिनल बिहेवियर है। टीचर ये मान के चल रहा है, डिसाइड उसने किया है कि अगर रात के समय में विद्यार्थी आकाश में देखता है, आसमान में देखता है, तो वो 5 कॉन्स्टलेशंस आइडेंटिफाई कर पाएगा। अब वो आइडेंटिफाई किस बेसिस पे कर पाएगा, स्टार चार्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे टू आइडेंटिफाई जो है वो टर्मिनल बिहेवियर है। लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है कि एटलीस्ट 5 यानी कम से कम 5 कॉन्स्टलेशंस तो वह स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर ही लेगा। और लेवल कंडीशंस है विद द हेल्प ऑफ अ स्टार चार्ट एज अ गाइड, क्योंकि कॉन्स्टलेशन या आसमान में कॉन्स्टलेशंस कहाँ, किस लोकेशन पे, किस शेप में या कितने तारों के समूह में वो बनते हैं, उसका एक चार्ट बच्चे के हाथ में होगा जिससे वो चेक करेगा या मिलान करेगा और आइडेंटिफाई करेगा। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें ये तीनों चीजें आ जाती हैं। ये कुछ एक्शन वर्ब्स हैं जो रॉबर्ट मेजर ने अब कॉग्निटिव डोमेन के लिए दिए। और आप सभी लोगों को जब भी कभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब भी आप करेंगे और आप लेसन प्लान्स बनाएंगे तो लेसन प्लान बनाते समय आप लोगों को इन एक्शन वर्ब्स के आधार पे ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। आमतौर पे हम अपने मन से एक्शन वर्ब्स बना लेते हैं, ठीक है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक्शन वर्ब इन्हीं लिस्ट में से होना चाहिए, लेकिन हम गलती कर ये जाते हैं कि हमारे एक्शन वर्ब जो हम मन से बना लेते हैं वो मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल नहीं होते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आमतौर पे मेरा एक्सपीरियंस जो टीचिंग लर्निंग में रहा है तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि विद्यार्थी कोई भी XYZ टॉपिक है उसको समझ सकेंगे। देखिए समझ यानी अंडरस्टैंडिंग एक वेग टर्म है। अगर हमें ये ज्ञात करना है कि विद्यार्थी समझ पाया है कि नहीं तो हमें फिर एक सवाल और करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने डेफिनेशन पूछी, तो जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए उसके बाद फिर से कोई काम करना पड़ रहा है, यानी मेजर करने के लिए हमें या ऑब्जर्व करने के लिए हमें फिर से कोई काम करना पड़ रहा है, तो हमें डायरेक्टली वही ऑब्जेक्टिव बना लेना चाहिए। यानी अगर हमें उस बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कोई डेफिनेशन पूछनी पड़ रही है तो हम ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ये बना सकते हैं कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन से फोटोसिंथेसिस। तो हम डायरेक्टली डिफाइन का बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जान सकेंगे करके भी ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि विद्यार्थी प्रकाश के बारे में जान सकेंगे। ये वेग टर्म्स हैं, हमें नहीं यूज करने चाहिए। ये लिस्ट आपके सामने है, इन्हीं में से एक्शन वर्ब्स चूज करके हम किसी भी लेवल के और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल है एक बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव डोमेन के बनाने के लिए। अगर मान लीजिए शिक्षक ने फोटोसिंथेसिस टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है और लेसन खत्म हो जाने के बाद क्या कर पाएंगे विद्यार्थी, इसी आधार पे टीचर ने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। तो पहला है जैसे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फोटोसिंथेसिस। तो डिफाइन यहाँ पे हो गया एक्शन वर्ब, और फोटोसिंथेसिस चूंकि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो उस फोटोसिंथेसिस टर्म को बच्चा डिफाइन कर पाएगा। ये हमारा पहला स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया जो कि कॉग्निटिव डोमेन में नॉलेज लेवल का है।
दूसरा बनाया जा सकता है कि द स्टूडेंट विल बी एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अंडरस्टैंडिंग का हो गया, यानी कॉम्प्रिहेंशन का। एक्सप्लेन कर पाएगा बच्चा, तो एक्सप्लेन इसमें एक्शन वर्ब हो गया। द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज द नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रेडिक्ट इट्स अकरेंस अंडर गिवन कंडीशंस। ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, यानी अगर हम विद्यार्थी को किसी तरीके की कंडीशंस बताते हैं, कहते हैं कि एक पौधा एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, तो क्या उस समय फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? तो विद्यार्थी चूंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की नेसेसरी कंडीशंस पढ़ चुका है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होने के लिए पौधे को मिट्टी में गड़ा हुआ होना चाहिए, मिट्टी में जरूरी मिनरल्स होने चाहिए, मिट्टी में पानी होना चाहिए और रोशनी यानी धूप की आवश्यकता होती है, तो बच्चे को वो कंडीशंस पता है। तो उन कंडीशंस का यूज करते हुए बच्चा ये बता पाएगा कि ये जो अभी गिवन कंडीशन है, यानी एक अंधेरे कमरे में पौधा रखा हुआ है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगा। विद्यार्थी अपनी प्रीवियस नॉलेज जो कि उसने डेफिनेशन पढ़ी है फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस उसने देखी है, पढ़ी है, उस आधार पे ये बता पाएगा कि इस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे उसने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया, यानी जो पहले दो लेवल्स थे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पे उसने जितनी भी चीज़ें सीखी थी उनको उसने अप्लाई किया। फोर्थ है जैसे एनालाइज का भी एक एनालिसिस लेवल जो है उसका भी एक है, जैसे द स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा सा हायर लेवल का हो गया, यानी जब स्टूडेंट थोड़ा गहराई में जाके सीखने और समझने लगेगा तो आगे जा कर के वो एनालाइज भी कर सकता है कि डिफरेंट फैक्टर्स को, यानी बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट्स भी हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको अगर रोशनी मिलती है, खिड़की के पास रखे हैं, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं मिल रही है, फिर भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रो करते हैं। तो क्या कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो शेड में भी सिर्फ रोशनी की प्रेजेंस में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज भी विद्यार्थी कर पाएगा, तो धीरे धीरे लेवल ऑफ परफॉर्मेंस भी बढ़ाई जा सकती है। ये एक्शन वर्ब की लिस्ट है फॉर द इफेक्टिव डोमेन। इसको भी रॉबर्ट मेजर ने दिया था, अलग अलग लेवल्स के लिए ये अलग अलग एक्शन वर्ब्स दिए हुए हैं। एक एग्जाम्पल हम इफेक्टिव डोमेन का भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि विद्यार्थी को कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर एक टॉपिक पे कक्षा ली गई है, यानी टीचर ने पढ़ाया है। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद विद्यार्थी क्या कर पाने में सक्षम होंगे इफेक्टिव डोमेन के हिसाब से। तो टीचर ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, देखते हैं। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस अकरिंग इन द इन्वायरमेंट। ये इफेक्टिव डोमेन का है, इसमें एक्शन वर्ब है ऑब्जर्व, यानी विद्यार्थी अपने आस पड़ोस पर्यावरण में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्कस ऑन द रीजंस फॉर एनवायरमेंटल चेंजेस। वो इसमें डिस्कस शब्द है, वो एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग और कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। वो इसमें रिकॉग्नाइज जो टर्म है वो एक एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट्स। इसमें कंपेयर वर्ड जो है वो एक्शन वर्ब है। लास्ट इज द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ब्रिंग चेंजेस इन देयर लाइफस्टाइल टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। ये कैरेक्टराइजेशन की बात हो गई। हमने वैल्यूज, इफेक्टिव डोमेन में जब हम वैल्यूज की या वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट होता है कि जब वैल्यू सिस्टम इंटरनलाइज हो जाता है, बिहेवियरल चेंज आने लगता है, व्यक्ति के अंदर आत्मसात हो जाता है। तो ये देखिए कि फर्स्ट है उसमें सीधा सीधी बात है कि उसको कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो पहले दूसरे में सिर्फ वही काम कर पा रहा है जितना उसे क्लास में बताया जा रहा है। लेकिन आगे जब हम देखने जाते हैं तीसरे, चौथे और अंत में पांचवें ऑब्जेक्टिव में, तो इफेक्टिव डोमेन चूंकि इमोशंस, फीलिंग्स, हार्ट से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सीधी लास्ट में जो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है कि उसके अंदर वो चीज़ आ गई है, फीलिंग कि मुझे अपने वातावरण को उसका प्रोटेक्शन करना है, तो उसके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे, उसका बिहेवियरल चेंज हो जाएगा। तो ये पांचवें लेवल पे हाईएस्ट लेवल है। इसके बाद चूंकि हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड्स में, तो रॉबर्ट मेजर ने सिर्फ कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन के ऊपर एक्शन वर्ब्स दिए थे।
साइकोमोटर डोमेन में रॉबर्ट मिलर का अप्रोच है जिन्होंने दिया। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर प्रोफेसर आर.एच. दवे के क्लासिफिकेशन के आधार पर एक्शन वर्ब्स देखेंगे। रॉबर्ट मिलर ने मिलिट्री साइंस में या ट्रेनिंग प्रोसेस में एयरफोर्स की फील्ड में काम किया था, तो उन्होंने ट्रेनिंग पे ज़्यादा बल दिया था, एजुकेशनल कंटेक्स्ट में बात कम करी थी। क्योंकि साइकोमोटर डोमेन में हम ट्रेनिंग की ही बात करते हैं, जैसा कि हमने जो टेक्सोनॉमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन को जब हमने देखा था तो हमने पाया था कि आमतौर पे इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, इस तरीके से आगे बढ़ते हुए कोई भी स्टूडेंट अपनी स्किल्स को ही बेहतर बनाता है। तो स्किल्स जो हैं ट्रेनिंग से जुड़ी हुई हैं। तो साइकोमोटर डोमेन में मिलर की अप्रोच भले ही मिलिट्री साइंस की रही हो, लेकिन उसको हम काफ़ी हद तक एजुकेशनल कंडीशंस में भी यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए। ये एक्शन वर्ब्स हैं जो कि प्रोफेसर आर.एच. दवे के क्लासिफिकेशन के आधार पे हैं। इसको भी हम जब हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में या साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड अगर कोई कार्य टीचर करवा रहा है, यानी लेबोरेटरी वर्क है, फील्ड वर्क है, किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन है, तो एक्सपेरिमेंट्स में जो काम होते हैं, जो हैंडलिंग होती है इक्विपमेंट्स की, उस दौरान में जो भी स्किल्स बच्चे की होती हैं, चाहे टाइट्रेशन का एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले देखा था, तो टाइट्रेशन के दौरान ब्यूरेट को हैंडल करना, पिपेट को हैंडल करना, कलर चेंज को ऑब्जर्व करना, स्टीयरिंग करना, वेइंग करना, मिक्स करना है किसी भी चीज़ को, तो ये जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, यानी हैंड्स और आईज और लेग्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है, इन सब चीज़ों के लिए एक्शन वर्ब्स हम यहाँ से ले सकते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं। एक अप्रोच जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी अलग है ब्लूम्स अप्रोच से, RCEM अप्रोच, उसको हम देख लेते हैं। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के टीचर्स ने एक नई अप्रोच दी थी बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लूम की जो अप्रोच थी कॉग्निटिव डोमेन में, जैसा कि हमने देखा, वो बिहेवियरल चेंज लाने की थी, यानी बिहेवियर के ऊपर फोकस ज़्यादा था। RCEM ने इस बात पे बात करी कि उनका एजम्पशन ये था कि जो ह्यूमन लर्निंग है उसको मेंटल प्रोसेसेस के टर्म्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, या मेंटल एबिलिटीज़ के टर्म्स में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है रादर देन द बिहेवियर। इसीलिए RCEM ने अपनी अप्रोच में शिफ्ट किया फोकस प्रोडक्ट से प्रोसेस में, यानी बिहेवियर का जो टर्मिनल बिहेवियर की जो बात थी उसकी जगह मेंटल प्रोसेसेस की बात करी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो स्टूडेंट्स का मेंटल प्रोसेस है वो कैसा होगा, उसी आधार पर उन्होंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने की बात करी। RCEM या RIEM, जिसको आज हम जानते हैं रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर, इन्होंने अभी हमने देखा था कि ब्लूम्स अप्रोच में जो नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये जो क्लासिफिकेशन था कॉग्निटिव डोमेन का, उसको 6 लेवल्स को 4 लेवल्स में बांटा। RCEM अप्रोच जो है उसमें 4 लेवल्स हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी। इन 4 लेवल्स में इन्होंने जो मेंटल प्रोसेसेस या एबिलिटीज दी उनकी संख्या थी 17, यानी नॉलेज में रिकॉल और रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग में सीइंग रिलेशनशिप, साइट एग्जांपल्स, डिस्क्रिमिनेट, क्लासिफाई, इंटरप्रेट, वेरीफाई एंड जनरलाइज, एप्लीकेशन में रीजन आउट, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, एस्टेब्लिश हाइपोथेसिस, इन्फर एंड प्रेडिक्ट, क्रिएटिविटी में एनालाइज, सिंथेसाइज एंड इवेल्युएट। ये 17 मेंटल प्रोसेसेस हैं और RCEM ने इन्हीं मेंटल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हुए बिहेवियरल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के रूप में लिखने का प्रोसेस भी बताया। ये जितने भी मेंटल प्रोसेसेस अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखे थे, ये वही है, उसकी हिंदी यहाँ पे दी हुई है। हर एक्शन वर्ब की जो मेंटल प्रोसेसेस, उन सभी मेंटल प्रोसेसेस की हिंदी यहाँ दी हुई है। ये जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। RCEM ने बहुत इजी कर दिया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लिखने का तरीका। इन्होंने कहा कि आपको एक एप्रोप्रिएट मेंटल एबिलिटी को सेलेक्ट करना है। आपने एक मेंटल एबिलिटी को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट को आपको बस स्पेस जो फिल इन द ब्लैंक दिया वहाँ पुट कर लेना है।
जैसे नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स है तो उन्होंने स्टार्टिंग का पूरा टॉपिक जो कंटिन्यूटी है वो दे दी कि द लर्नर इज एबल टू रिकॉग्नाइज डैश। इसी तरीके से हर लेवल का उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, हमें बस कंटेंट पुट करना है। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। जैसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जैसा हमने जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में बनते हैं, तो हमने उसको फ्यूचर टेंस में बना लिया। द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल, यहाँ तक तो उन्होंने ऑलरेडी बना के दिया है, फिर फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है, यानी द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। तो ये हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बन गया नॉलेज उसका लेवल का। दूसरा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू सी रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो सी द रिलेशनशिप हमारा अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्टिव था। तो किसके बीच में रिलेशनशिप देख पाएगा विद्यार्थी? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तीसरा है द स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड बाय अ गिवन सब्सटेंस। ये एप्लीकेशन है, यानी विद्यार्थी को अगर प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर की जो डिफरेंट कंडीशंस हैं अगर उसके बारे में पता है, तो विद्यार्थी उसको अगर कोई सिचुएशन दी है तो उस आधार पे वो प्रेशर को प्रेडिक्ट कर पाएगा कि उस सब्सटेंस के द्वारा कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक अप्रोचेस देखी, ये सभी अप्रोचेस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल टर्म्स में लिखने के लिए या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए, या ये कहें कि इन दोनों ही चीज़ों को कहा जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए दी गई हैं। इन सभी अप्रोचेस को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो रॉबर्ट मेजर ने जो दिए हैं एक्शन वर्ब्स, उनका ध्यान में रखते हुए हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। इससे आप लोगों को बिल्कुल हेल्प मिलेगी जब आप लेसन प्लानिंग को आगे तैयार करेंगे। थैंक यू।